हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। तो प्यारे साथियों, आज पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का सब्जेक्टिव प्रश्न, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है साथियों। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है साथियों, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। और ये प्रश्न आपके परीक्षा में 2025 के एग्ज़ाम में 100% आने वाला है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को देखना ना भूलें। और जो प्रश्न याद नहीं होता आप लोग नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में आए तो छूटे नहीं। चलिए साथियों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एक, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था साथियों। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसलिए आप लोग लिख करके याद कर लीजिए कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था। उत्तर देखिए, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का अभिन्न संबंध था, यानी लखनऊ और रामपुर से दोनों से बिरजू महाराज का अलग अलग संबंध था। संबंध अलग अलग क्या था, तो लखनऊ बिरजू महाराज की जन्म स्थाई है साथियों। बिरजू महाराज का जन्म स्थाई क्या है, तो लखनऊ है। तो रामपुर उसकी बहन के जन्म स्थाई है। रामपुर क्या है, तो उनकी बहन के जन्म स्थाई है, जन्मभूमि है। बिरजू महाराज हमेशा रामपुर में नृत्य प्रस्तुति के लिए जाते थे साथियों। रामपुर जो थे, उनकी बहन के जो जन्म स्थाई थी, वहाँ पे बिरजू महाराज अधिकतर नृत्य कला दिखाने के लिए जाते थे, इसलिए वहाँ के लोग उनको नृत्य कला के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर साथियों। अगर एग्जाम में आए लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था, तो आप लोग लिख दीजिएगा। लखनऊ और रामपुर दोनों से बिरजू महाराज का अभिन्न संबंध था। लखनऊ बिरजू महाराज की जन्म स्थाई है, तो रामपुर उसकी बहन का जन्म स्थाई है। बिरजू महाराज हमेशा रामपुर में नृत्य प्रस्तुति के लिए जाते थे। क्लियर साथियों, ये आने की संभावना है प्रश्न को साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दो, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। तो उत्तर देखिए, बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, तबला और सरोद आदि वाद्य यंत्र बजाते थे साथियों। बिरजू महाराज जो थे, गिटार भी बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे, तबला बजाते थे, सितार भी बजाते थे, आदि अनेक प्रकार के इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते थे। क्लियर साथियों। ये एग्जाम में प्रश्न आए तो आप लोग लिख दीजिएगा कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, तो लिख दीजिएगा उत्तर में बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, तबला और सरोद आदि वाद्य यंत्र बजाते थे। क्लियर साथियों। यहाँ तक कि कंप्लीट साथियों, कंप्लीट। अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, आप लोग क्लिक करके जुड़ जाइए साथियों। स्टडी ऑनलाइन क्लासेज। क्लियर साथियों, आप लोग क्लिक करके जुड़ जाइए। चलिए साथियों, जहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है साथियों। क्लास का पीडीएफ नोट्स लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए साथियों। जुड़ना ना भूलें और अपने साथियों को भी जोड़ें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न तीन है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। गुर्जर प्रतिहार कौन थे, तो उत्तर दीजिए। गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आकर 8वीं सदी के आरंभ में अवंती प्रदेश में अपना शासन स्थापित कर लिया साथियों। गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आकर 8वीं सदी के आरंभ में, यानी शुरू में अवंती प्रदेश में, एक प्रदेश है जिसका नाम है अवंती प्रदेश में, अपना शासन स्थापित किया। बाद में उन्होंने कन्नौज पर कब्जा कर लिया साथियों। और स्थापित करने के बाद धीरे धीरे बाद में होते होते उन्होंने कन्नौज पर कब्जा कर लिया। क्लियर साथियों। अगर ये बोर्ड एग्जाम में आए तो आप लोग लिख दीजिएगा कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे, तो लिख दीजिएगा गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आकर 8वीं सदी के आरंभ में अवंती प्रदेश में अपना शासन स्थापित किया। बाद में उन्होंने कन्नौज पर कब्जा कर लिया। क्लियर साथियों, यहाँ तक आप लोग लिख दीजिएगा, 100% लिख दीजिएगा साथियों। बहुत कम समय है, इसलिए आप लोग पढ़िए मन लगा करके और अच्छा मार्क्स लाइए, ताकि आप का माता पिता का नाम रोशन हो सके। क्लियर साथियों। प्रश्न 4, मछली को छूने से संतु क्यों हिचक रहा था साथियों। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों, इसको हर हाल में याद कर लीजिए। ये 100% आने की संभावना है प्रश्न को साथियों, इसलिए आप लोग लिख करके याद कर लीजिए। उत्तर देखिए साथियों, उत्तर देखिए, संतु अभी अबोध है साथियों। संतु जो है अभी अबोध है, यानी बच्चा है, उसे नहीं मालूम है कि मछली काटती नहीं है।
यानी संतू को पता नहीं है कि मछली नहीं काटती है, उसे तो ये लगता है कि छुएंगे तो कहीं मछली काट ना ले, इसीलिए वह मछली को छूने से हिचक रहा था साथियों। इसलिए वो बच्चा है, उसे समझ नहीं है कि मछली काटती नहीं है, इसलिए वो छूने से क्या हो रहा था, हिचक रहा था। बड़े भाई के समझाने पर बड़े भाई के समझाने पर वो एक बार छूता है, यानी उसके बड़े भाई है कि छू लो नहीं काटता है, तो उन्होंने डरते डरते छुआ, एक बार छुआ, लेकिन झट से अपनी उंगली को हटा लिया। बच्चा है, डर लगता होगा, ऐसे मछली पर हाथ रख करके झट से हटा लिया। संतू के मन में अभी भी डर बना हुआ था कि कहीं मछली काट ना ले। क्लियर साथियों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न है साथियों, इसलिए आप लोग लिख करके याद कर लीजिए, आने के चांसेस ज़्यादा है साथियों इन प्रश्नों को। ये एमबीबीएस प्रश्न है साथियों, इसको लिख करके याद कर लीजिए। ये प्रश्न आए तो आप लोग लिख दीजिएगा, तो क्या लिखिएगा, कैसे उत्तर लिखिएगा। तो अभी अबोध है, उसे नहीं मालूम कि मछली काटती नहीं है, इसलिए वह मछली को छूने से हिचक रहा था। बड़े भाई के समझाने पर एक बार छूता है, लेकिन झट से अपनी उंगली को क्या कर लेता है, हटा लेता है। संतू के मन में अभी डर बना हुआ था कि कहीं मछली काट ना ले, इसी डर से वो मछली को छूने से हिचक रहा था। क्लियर साथियों, आए तो आप लोग लिख दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। क्लियर साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 5 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, वीवीआई प्रश्न है, इसको लिख करके याद कर लीजिए। ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में 100% आने की संभावना है साथियों। कि बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार में कैसा प्रभाव पड़ा, यानी लेखक को क्या साथियों, उत्तर देखिए। बहादुर के घर आ जाने से लेखक के घर आ जाने से उत्साहपूर्ण वातावरण हो गया। क्लियर साथियों, बहादुर के लेखक के घर आ जाने से उसके घर के सभी लोग उत्साहपूर्ण वातावरण हो गया, यानी खुशी का माहौल छा गया। वह अपने हंसमुख स्वभाव और मेहनत के बल पर साथियों, बहादुर जो है अपने हंसमुख मतलब क्या, हंसमुख चेहरा और अपने स्वभाव, रहन सहन, स्वभाव और मेहनत के बदौलत सभी का दिल जीत लिया। उनके घर में जितना भी लोग थे, सभी को इतना अच्छा वो काम किए लगन से, शिद्दत के साथ, कि सभी के दिलों में राज करने लगा। क्लियर साथी, लेकिन धीरे धीरे घर के लोगों का आदत बिगड़ते गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उनके घर के सभी लोगों का आदत बिगड़ते गया। घर के सभी लोग आलसी होने लगे। साथियों, जब आपके सामने बना बनाया खाना मिल जाए तो आप फिर काम करने की चेष्टा नहीं करेंगे साथियों। उसी प्रकार से लेखक के घर में जितने भी लोग थे, उनको बहादुर सारा काम कर करके, क्योंकि बहादुर उनके घर का नौकर था, तो उनको सारा चीज़ दे रहा था और सुख से अपना चीज़ काट रहा था। इसीलिए वो सब आलसी बनते गया। बहादुर जब तक घर में था, यानी बहादुर लेखक के घर में जब तक था, तब तक घर में खुशी का माहौल छाया रहा। यानी साथियों, जब तक उनके घर में बहादुर रहा, तभी तक सब काम बहादुर करने लगा, जिसके कारण उन सबको काम नहीं करना पड़ता था, खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते थे। क्लियर साथियों, लिख दीजिएगा, आप लोग को बोर्ड एग्जाम आए तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एमबीबीएस प्रश्न है साथियों, इसको लिख करके आप लोग याद कर लीजिएगा। कि बहादुर के लेखक के घर आ जाने से उत्साहपूर्ण वातावरण हो गया। वह अपने हंसमुख स्वभाव और मेहनत के बल पर सबका दिल जीत लिया। लेकिन धीरे धीरे घर के लोगों का आदत बिगड़ते गया। घर के सभी लोगों आलसी होने लगे। बहादुर जब तक घर में था, तब तक घर के सारे लोग खुशी से झूम उठते थे, लेकिन बहादुर को जाते ही सब लोग को काम करना पड़ता था। क्लियर साथियों, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग लिख करके याद कर लीजिए साथियों। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अंबेडकर ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है। साथियों, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो इसका उत्तर देखिए कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए साथियों, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे भारत की स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। ऐसे समाज में सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। साथियों, समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी लोगों का बात सुना जाए और सभी लोगों को हित में फैसला सुनाया जाए। उनका ख्याल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ख्याल है कि दूध पानी के
मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। क्लियर साथियों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ख्याल है कि जिस प्रकार से दूध और पानी का मिश्रण होता है, दोनों का मिलावट होता है, उसी प्रकार भाईचारा होनी चाहिए, तभी हम सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे। क्लियर साथियों। ये प्रश्न एग्जाम में आए तो आप लोग सेम टू वैसे ही लिखिएगा, ताकि एक भी मार्क्स नहीं कटे साथियों, और आप लोग अच्छे मार्क्स ला सके। तो कैसे लिखेंगे? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। ऐसे समाज में सबको हितों की रक्षा होनी चाहिए। उनका ख्याल है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होनी चाहिए, तभी हम सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे। क्लियर साथियों। आए तो आप लोग लिख दीजिएगा, ये आने की संभावना है साथियों 100%। आप लोग इसको लिख करके याद कर लीजिए, याद नहीं हो तो नोटबुक में लिख लीजिए, उसके बाद याद कीजिए। क्लियर साथियों। क्लियर साथियों। प्रश्न 7 देखिए, लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकता है? लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है साथियों? ये आने की संभावना है प्रश्न को साथियों, आप लोग लिख करके याद कीजिएगा। तो इसका उत्तर देखिए, लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है साथियों। लेखक के दृष्टि में, लेखक के नज़र में सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है। भारत गांव का देश है। भारत क्या है? तो गांवों का देश है। और भारत किसानों का देश है। भारत गांव का भी देश है और किसान का भी देश है। भारत की आत्मा गांव में ही बसता है। भारत का आत्मा जो है गांव में बसता है, इसीलिए सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है। क्लियर साथियों। जो प्रश्न आए एग्जाम में तो आप लोग लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? कि लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है। भारत गांव का देश है और किसानों का देश है। भारत की आत्मा गांव में ही बसती है, इसीलिए सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकता है। क्लियर साथियों। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े साथियों, तो आप लोग जुड़ जाइए। स्टडी ऑनलाइन क्लासेज, जहाँ पे आप लोगों के लिए बनाया गया है और जहाँ पे आप लोगों को क्लास का पीडीएफ नोट्स साथियों, आप लोग जुड़ जाइए और क्लास के पीडीएफ नोट्स प्राप्त कीजिए और पढ़ने में आसानी मिल सके। क्लियर साथियों। ये प्रश्न आए तो आप लोग लिख दीजिएगा। लिख देंगे सर। चलिए सर, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला प्रश्न 8 है। प्रश्न 8 है कि सेन साहब खोखा में कैसी संभावनाएं को देखते थे? सेन साहब खोखा में कैसी संभावनाएं को देखते थे? इसका उत्तर देखिए साथियों। सेन दंपति को खोखा में इंजीनियर बनने की संभावनाएं दिखाई देती है। साथियों, सेन दंपति का मतलब ये हुआ, सेन साहब के पति पत्नी को उम्मीद था, उसके अंदर दिख रहा था भविष्य कि हमारा खोखा आगे चल करके इंजीनियर बनेगा। वही कहता है, सेन दंपति को खोखा में इंजीनियर बनने की संभावनाएं दिखाई देती है। सेन साहब को अपने नस्ल और खून पर गुमान था। साथियों, सेन साहब को अपने नस्ल और खून पर क्या था? गुमान था, घमंड था, भरोसा था। सेन साहब की सोच था, सेन साहब का क्या सोच था? तो सेन साहब की सोच था कि कारखाने की बड़े मिस्त्री, जो उनका कारखाना था, उनमें जो बड़े मिस्त्री काम करते थे, वो घर पे आ करके, वो जो घर पे आ करके 1-2 घंटे तक, कितना? तो 1-2 घंटे तक उसके साथ कुछ ठोक पीट करेगा। यानी सेन साहब को कहना था कि जो हमारे कारखाने में बड़े मिस्त्री काम करते हैं, वो मेरे घर आ करके 1-2 घंटा ठोक पीट करेगा, ताकि खोखा उनको देख सके और वो सीख सके। तो खोखा की उंगली आज से ही औजारों पे वाकिफ रहेंगे। साथियों, सेन साहब का मतलब ये था कि जो हमारे कारखाने में जो काम कर रहे हैं लोग, बढ़ई मिस्त्री, वो मेरे घर आकर के 1 से 2 घंटा उसके साथ ठोक पीट करेगा। किसके साथ? तो खोखा के साथ। तो उंगली, खोखा की जो उंगली है, उंगली मतलब क्या? हाथ। सो आज से ही हैबिट बनेगा, ताकि औजारों से वाकिफ रहेगा। क्लियर साथियों। ये एग्जाम में आने वाले प्रश्न है साथियों। तो आएगा तो कैसे लिखिएगा? ऐसे लिखेंगे सर, सेन दंपति को खोखा में इंजीनियर बनने की संभावनाएं दिखाई देती थी। सेन दंपति को कैसी संभावना दिखाई देती थी? तो इंजीनियर बनने की। सेन साहब को अपने नस्ल और खून पर गुमान था। गुमान मतलब क्या? घमंड, विश्वास था। सेन साहब की सोच थी कि कारखाने की बड़े मिस्त्री उसके घर आकर के 1-2 घंटे तक उसके साथ कुछ ठोक पीट करेगा। तो खोखा की उंगली आज से ही औजारों से वाह
वाकिफ रहेगा साथियों, यानी औजारों को वो देख लेगा कि हाँ ऐसे न ऐसे होता है, तो वो आज से ही करेगा तो आगे चल कर वो अच्छा बन सके। क्लियर साथियों, क्लियर। ये प्रश्न आने वाला है, आप लोग इसको लिख करके याद कर लीजिएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 9 है कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी। साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों, ये आएगा ही आएगा आपको बोर्ड एग्जाम में साथियों, इसलिए आप लोग इसको लिख करके याद कर लीजिए साथियों। ये 100% आने वाला प्रश्न है साथियों, इसलिए आप लोग इसको लिख करके याद कर लीजिए साथियों, ताकि बोर्ड एग्जाम में आए तो छूटे नहीं साथियों। अगर याद नहीं हो तो आप लोग इसको नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिए साथियों, ताकि प्रश्न छूटे नहीं। इसका उत्तर देखिए साथियों, माँ अस्पताल की व्यवस्था से मन ही मन में काँप जाती थी। साथियों उनकी जो माँ थी मंगू की, वो अस्पताल की व्यवस्था को देख करके मन ही मन में काँप जाती थी। वो अस्पताल को जानवरों का गौशाला के रूप में समझती थी। साथियों वह अस्पतालों को जानवर का गौशाला के रूप में समझती थी। मंगू जन्म से ही पागल थी। साथियों मंगू जो थी वो जन्म से ही पागल थी। वो बिस्तर पे ही पैखाना और पेशाब कर देती थी। साथियों पागल है, उसको समझ नहीं है कि क्या अच्छी बात है क्या बुरा बात है, तो वो बिस्तर पे ही पैखाना और पेशाब कर देती थी। माँ को विश्वास था कि अस्पताल के डॉक्टर और नर्स आदि, माँ का ये विश्वास था, ये कहना था कि अस्पताल में जो डॉक्टर या नर्स रहती है वो अपना कौरम ही पूरा करेंगे। साथियों यहाँ पे कहने का मतलब उनकी मम्मी के ये था कि अस्पताल में जो डॉक्टर और नर्स रहते हैं वो अपना कौरम ही पूरा करेंगे। कौरम का मतलब क्या, जो उनका देख रेख का व्यवस्था है बस वही करेंगे। मान लीजिए मंगू बिस्तर पर पैखाना पेशाब कर देती है तो उसको बेड को कौन बदलेगा। इनके मम्मी के कहना था कि डॉक्टर है आएंगे देख सुन करके दवाई मेडिसिन दे करके चल जाएंगे, तो उनके जो पेशाब पैखाना हो जाएगा तो कौन साफ करेगा। क्लियर साथियों, बिस्तर भीगने पर कौन उनके कपड़े और बिस्तर बदलेगा। साथियों जो उनकी मम्मी थी वो सोच रही थी, मान लीजिए मंगू अगर बिछावन पर पैखाना और पेशाब कर देती थी, उसका बिस्तारा कौन बदलेगा। माँ मन ही मन में इसी प्रकार के सवाल उठ रहे थे। उनकी माँ जी थी मंगू की माँ, उनके मन में इसी प्रकार के बार बार सवाल उठ रहे थे। इन्हीं कारणों से मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती थी। साथियों इन सभी बातों को लेकर के मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती थी। सबसे बड़ा यही कारण है। साथियों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है साथियों, इसलिए आप लोग इसको लिख करके नोटबुक में याद कर लीजिए। और ये प्रश्न आए एग्जाम में तो कैसे लिखिएगा साथियों, इस प्रकार से लिखिएगा ताकि आपको एक भी नंबर नहीं कटे। तो ऐसे लिखिएगा, माँ अस्पताल की व्यवस्था से मन ही मन में काँप जाती थी कि वो अस्पताल को जानवर का गौशाला समझती थी। मंगू जन्म से ही पागल थी, वो बिस्तर पर ही पेशाब और पैखाना कर देती थी। माँ को विश्वास थी कि अस्पताल के डॉक्टर नर्स आदि सभी अपना कौरम ही पूरा करेंगे। साथियों माँ का ये कहना था कि डॉक्टर सब आएंगे देख रेख के चल जाएंगे, बिस्तर भीगने पर या उसके कपड़े और बिस्तर कौन बदलेगा। माँ के मन में इसी प्रकार के सवाल उठ रहे थे। इन्हीं कारणों से मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती थी। यही कारण है जो मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती थी। क्या साथियों आप लोग लिख देंगे प्रश्न को। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। साथियों कोई दिक्कत नहीं। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला प्रश्न 10 है कि बहादुर के चले जाने पर निर्मला को किस बात का अफसोस हुआ। साथियों ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न आने वाला 100% है, इसलिए आप लोग लिख लीजिए। बहादुर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहादुर के चले जाने पर निर्मला को किस बात का अफसोस हुआ। क्लियर साथियों, बहादुर के चले जाने, उत्तर देखिए साथियों, बहादुर के चले जाने पर निर्मला को इस बात का अफसोस हुआ कि बहादुर चोर नहीं था। साथियों बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया उनके रिश्तेदारों द्वारा साथियों, और चले जाने पर एहसास हुआ निर्मला को कि बहादुर वास्तव में चोर नहीं था। उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया। साथियों उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया, और आरोप लगने पर निर्मला ने बहादुर को बहुत ही भला बुरा कही थी। बहादुर निर्मला की सेवा बहुत ही दिल से करता था। साथियों जो बहादुर थे उनके घर में नौकर बहुत शिद्दत के साथ ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा था, और निर्मला को यानी जिस घर में वो काम कर रहे थे बहादुर, उन सभी परिवारों को अपने सदस्य की तरह मानते थे और सच्चे दिल से सेवा करते थे सभी को। साथियों वही आदमी, वही घर के रिश्तेदार उन पे चोरी का आरोप लगाता है,
पैसा चोरी करने का, और फाइनली उनको घर से भगा दिया जाता है और उनको बहुत भला बुरा कह करके घर से निकाल दिया जाता है। जब बहादुर घर से निकलता है तो उसको एहसास होता है कि वास्तव में बहादुर चोर नहीं था, उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया है। बस यही कारण से निर्मला सोच रही थी, बस यही कारण का अफसोस हो रहा था निर्मला को। साथियों ये बोर्ड एग्जाम में आया था, आप लोग लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा साथियों? से बहादुर के चले जाने पर निर्मला इस बात का अफसोस हुआ कि बहादुर चोर नहीं था, उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया और आरोप लगने पर निर्मला ने बहादुर को बहुत ही भला बुरा कह दी थी। बहादुर निर्मला की सेवा बहुत ही दिल से करता था। इतना लिख दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 11। प्रश्न 11 क्या कहता है कि लेखक ने नया सिकंदर क्या कहा है। साथियों आज से बहुत दिन पहले एक फिल्म रिलीज हुआ था कि जो जीता वही सिकंदर, बस वही सिकंदर की बात हो रहा है साथियों। ये प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिएगा कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है। नया मतलब क्या? सिकंदर। नया सिकंदर किसे कहा है? उत्तर देखिए, जो व्यक्ति भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं राजनीतिक गौरवपूर्ण इतिहास को अनजान है। साथियों नया सिकंदर उसे कहा जाता है जो व्यक्ति भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और राजनीतिक गौरवपूर्ण इतिहास से अनजान है। उसे ही लेखक ने नया सिकंदर कहा है। साथियों उसे ही लेखक जो है नया सिकंदर कहा है। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में आपको लोग कैसे लिखिएगा कि जो व्यक्ति भारत के धार्मिक, संस्कृति, प्राकृतिक एवं राजनीतिक गौरवपूर्ण इतिहास में अनजान है, उसे ही लेखक ने नया सिकंदर कहा है। ऐसा लिख दीजिएगा, आप लोग को जितना नंबर होगा उतना नंबर का आप लोग को मिल जाएगा। क्लियर साथियों? ये एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, इसलिए आप लोग लिख लीजिए, और याद नहीं होता आप लोग नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आए तो छूटे नहीं। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए। स्टडी ऑनलाइन क्लासेज आप लोग जुड़ जाइए वहाँ पे, और जहाँ पे आप लोगों को क्लास का PDFs नोट्स मिल सके। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 13। नागरी लिपि कब एक सर्वाधिक लिपि थी? साथियों प्रश्न 11 इंपॉर्टेंट है। नागरी लिपि कब एक सर्वाधिक लिपि थी? तो उत्तर देखिए, 8वीं से 11वीं सदियों में 8वीं से 11वीं सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में विख्यात करते थे। साथियों 8वीं से 11वीं सदी में हम नागरी लिपि को पूरे देश में विख्यात देखते थे। उस समय यह एक सर्वदेशिक लिपि थी। साथियों उस समय में यह एक सर्वदेशिक लिपि थी। देश भर में नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिलते थे। साथियों उस समय में पूरे देश में बहुत सारे नागरी लिपि का क्या मिलते थे? निबंध, लेख मिलते थे। अतः इस नागरी लिपि के उदय के साथ साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति का एक नया युग शुरू हुआ। साथियों क्या लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में अगर ये प्रश्न आए तो लिखेंगे 8वीं सदी से 11वीं सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में विख्यात देखते थे। उस समय यह एक सर्वदेशिक लिपि थी। देश भर में नागरिक लिपि के बहुत सारे लेख मिलते हैं। अतः इस नागरिक लिपि के उदय के साथ साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति का एक नया युग शुरू हुआ। क्लियर साथी? आप लोग लिख देंगे, बोर्ड एग्जाम में आए तो लिख दीजिएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा साथियों, ताकि सभी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 13। सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस कर रही थी? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, VVI प्रश्न है, ये 100% आने वाला है साथियों, इसलिए आप लोग लिख करके याद कर लीजिए। सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस कर रही थी? साथियों सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस कर रही थी? तो इसका उत्तर देखेंगे, सीता के पति मरते ही घर की स्थिति दयनीय होगी। साथियों सीता के पति मरते ही घर का स्थिति बहुत दयनीय होगी। साथियों स्वाभाविक बात है कि घर का किसी का गार्जियन गुजर जाता है, डेथ कर जाता है, तो मर जाता है, तो उनके घर की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है, खाने की लाले पड़ जाते हैं, किसी से कोई आदमी किसी को कुछ देता तक नहीं है साथियों, और भेदभाव उत्पन्न करने लगता है। उसी प्रकार सीता के पति मरते ही उसके घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। बेटों में आपसी भेदभाव हो गया साथियों, और बेटा में भेदभाव हो गया। वे केवल अपनी पत्नी और संतानों को सिमटते गए,
यानी उनके बेटे जो थे, सीता का जो बेटा था, वो अपनी पत्नी और बाल बच्चे को क्या करते थे, समझते थे। बहुओं की कड़वी बातें सीता को चुभ नहीं लगती थी। साथियों, उनकी बहू जो थी और जो भी बोलते थे, सीता को क्या चिड़चिड़ापन उत्पन्न होने लगी, चुभती थी। सीता अपने ही संतान से दूर होती जा रही थी, यानी सीता अपने ही संतान मतलब कि अपने ही बेटे से दूर होती जा रही थी। वह अपनी मन की बात किसी से कह भी नहीं सकती है। साथियों, आज का ज़माना ऐसा है कि आप किसी को अपना घर का स्थिति किसी को बता नहीं सकते। अगर आप बता दिए तो बाद में आपको तो सुन लेंगे, बोलेंगे हाँ ये गलती है, लेकिन बाद में आगे चल के आपसे उससे झगड़ा होता है, कुछ बात होता है, विवाद होता है, तो आपको उकट के हाथ में दे देगा। क्लियर साथियों, यही कारण है कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती रही। क्लियर साथियों, क्या पढ़ेंगे, सीता के पति मरते ही घर की स्थिति दयनीय हो गई, बेटे में आपसी भेदभाव उत्पन्न हो गई। वे केवल अपनी पत्नी और संतानों में ही सिमटते गए। बहू की कड़वी बातें सीता को चुभती रही। सीता अपने ही संतानों से दूर होती जा रही थी। वह अपनी मन की बात किसी से कह नहीं सकती थी। यही कारण है कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस कर रही थी। क्लियर साथियों, अगर बोर्ड एग्जाम में ये आए, ये प्रश्न आप लोग लिख देंगे। साथियों, आप लोग को अगर याद नहीं हो तो साथियों बार बार कर रहे हैं, आप लोग नोटबुक में लिख करके याद कीजिएगा। और ये 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न है साथियों, इसलिए आप लोग को इतना बार बोलते हैं कि आप लोग लिख करके याद कीजिए। जितना प्रश्न करवाया जाता है स्टडी ऑनलाइन के क्लास के द्वारा, साथियों आप लोग करते जाइए और देखिएगा फाइनली रिजल्ट। तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन सीधे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। साथियों, आज तक का रिकॉर्ड है सर, हम बहुत सारे ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाए गए हैं और इसलिए आप लोग का अनुभव है साथियों, 4 साल का अनुभव है, इसलिए आप लोगों को उससे शेयर करता हूँ कि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 14 है कि मंगम्मा अपने बेटे बहू से क्यों अलग हो गए। साथियों, ये VVI प्रश्न है, इसको आप लोग लिख करके याद कर लीजिए। साथियों, ये बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न है साथियों। क्लियर साथियों, ये 100% आएगा वो 2025 के बोर्ड एग्जाम में साथियों, इसलिए आप लोग इसको लिख करके याद कर लीजिए। साथियों, याद नहीं हो तो नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिए। उत्तर देखिए, मंगम्मा की बहू नजम्मा, मंगम्मा के बहू का क्या नाम था, नजम्मा, ने अपने बेटे को किसी बात पर खूब पीटी। साथियों, मंगम्मा जो थी बेटा, वो किसी बात लेकर के उनकी मम्मी खूब पीटी थी। मंगम्मा के मना करने पर बहू ने मंगम्मा को भी बड़ा बुरा भला कह दी। साथियों, जब नजम्मा अपने बेटे को पीट रही थी तो मंगम्मा उनकी दादी मना की कि मत पीटो, बच्चा है, बड़ा होकर समझ जाएगा, बूझ जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं मानी और उनको ही भला बुरा कह दी। मंगम्मा ने अपने बेटे से निर्णय करने को कहा। साथियों, मंगम्मा ने सोचा अगर ये मेरा बात नहीं मानता तो मैं अपने बेटे से कहेंगे, तो बेटे ने भी अपनी पत्नी का पक्ष लिया। साथियों, जब उनकी माँ अपने बेटे से कहता है कि आज पोता को बहुत पिटाई की है, तो उनकी जो बेटा है वो अपनी पत्नी को पक्ष लेता है और पक्ष लेते हुए बोलता है, बेटा बोला अगर मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूँ। मंगम्मा का बेटा क्या बोला, अगर मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूँ तो वो बेसहारा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बेसहारा हो जाएगी। तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय है, बैल है और पैसा है, तुम कहीं पर गुजर कर सकती है। साथियों, उनके बेटा बोला कि माँ अगर मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूँ तो ये बेसहारा हो जाएगा और आपके पास तो पैसा है, बैल है, गाड़ी है, कहीं पर गुजर कर सकते हैं। नजम्मा ने अपने बेटे के इरादे पढ़ लिया। साथियों, मंगम्मा ने अपने बेटे को कहने का क्या मकसद है वो समझ गया और वह अपने बेटे और बहू से क्या हो गया, अलग हो गया। साथियों, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आए तो आप लोग लिख दीजिएगा कि मंगम्मा की बहू नजम्मा ने अपने बेटे को किसी बात पर खूब पीटी। नजम्मा के मना करने पर बहू ने मंगम्मा को भी बहुत भला बुरा कह दी। मंगम्मा ने अपने बेटे से निर्णय लेने के करने को कहा, तो बेटे अपनी पत्नी का पक्ष लिया। बेटा बोला अगर मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूं तो वह बेसहारा हो जाएगी। तुम्हारा क्या माँ, तुम्हारे पास गाय, बैल और पैसा है, तुम कहीं पर गुजर कर लोगी। माँ ने बेटे के इरादे पढ़ लिया और वह अपने बेटे और बहू से क्या हो गया,
अलग हो गया साथी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जब पढ़ेंगे आप लोग को तो पता चलेगा इसमें क्या सच्चाई है साथियों। मैं इस पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ साथियों बहुत डिटेल में। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 15 है कि डुमरांव की महत्व किस कारण से। साथियों डुमरांव गांव की महत्व किस कारण से है साथियों। उत्तर देखेंगे, भारत रत्न से सम्मानित सनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव गांव में हुआ है साथियों। भारत रत्न से सम्मानित साथियों, भारत रत्न बहुत बड़ा पुरस्कार है साथियों। जो शहनाई वादक यानी बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, शहनाई वादक थे। उनका जन्म डुमरांव गांव में हुआ था और उनको बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के पूरक है साथियों। शहनाई और डुमरांव गांव जो है एक दूसरे के क्या है, पूरक है। डुमरांव गांव की महत्व इसी कारण से मानी जाती है साथियों। बिस्मिल्लाह खां के ही कारण आज डुमरांव गांव की महत्व मानी जाती है साथियों। बोर्ड एग्जाम में आए प्रश्न तो कैसे लिखेंगे, भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वाद बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में हुआ था। शहनाई और डुमरांव एक दूसरे का पूरक है। डुमरांव गांव की महत्व इसी कारण से मानी जाती है। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 16 है, बहादुर का चरित्र वर्णन करें। साथियों ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आने के वाले हैं प्रश्न, इसलिए आप लोग इसको लिख करके याद कर लीजिए। कैसे लिखेंगे साथियों इसका उत्तर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 100% आने वाला प्रश्न है। इसीलिए साथियों आपको कहा जाता है कि आप लोग याद नहीं हो तो नोटबुक में आप लोग लिख करके याद कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में छूटे नहीं साथियों। कैसे लिखेंगे, बहादुर कहानी का नायक है साथियों बहादुर जो है कहानी का नायक है। कहानी का नायक मतलब का हीरो है। उसकी उम्र 13 से 14 साल है साथियों। उसकी उम्र 13 से 14 साल है। उसका कद, गोरा शरीर और चिपटे मुंह वाला बहादुर अपनी माँ की मार के कारण नेपाल भागकर नौकरी करता था साथियों। एक बार क्या हुआ था, बहादुर भैंसी चराने के लिए गया था और किसी कारण से उनका भैंसी दूसरे में का अनाज फसल खा लिया था, तो उनको कंप्लेन आया था और वो बहादुर इसी डर से अपनी माँ को, आप तो समझेंगे माँ हमको मारेगी, तो मार के डर से वो नेपाल भाग आई और वहाँ पे नौकर यानी नौकरी मतलब क्या, नौकर बन करके काम करता था। अपने मन में चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला था साथियों। बहादुर जो था बहुत चुस्त था, दुरुस्त था, बहुत काम को करने के एक्टिव था, फुर्तीला था। मार खा करके जो बहादुर था मार खा करके दुखी होता था साथियों। जब भी वो गलती करते थे और वो मार खा लेते थे और वो थोड़ा दुखी हो जाते थे और दुखी होकर फिर उसी काम में लीन हो जाते थे, लग जाते थे, किंतु फिर भी उसे भुलाकर काम पर लग जाते थे साथियों। आप उसको कितनों बात कह सकते थे, मार देते थे, लेकिन फिर भी वो कुछ देर के लिए थोड़ा दुखी करके फिर बात को भुला करके वो अपने काम में लग जाते थे। उसमें मानवीय भावनाएं थी साथियों। बहादुर में बहुत मानवता थी। मालकिन निर्मला की सेहत का ख्याल रखता था साथियों। बहादुर जो था वो लेखक के घर में काम करता था और लेखक का पत्नी का नाम निर्मला था। जो बहादुर निर्मला का बहुत ही ख्याल रखती थी, सेहत तक का ख्याल रखती थी। वह रात में सोने से पहले धीरे धीरे गीत गुनगुनाता था साथियों। निर्मला जो थी, उनके घर में जो नौकर बहादुर था, वह निर्मला को सोने वक्त रात में सोने से पहले धीरे धीरे गीत जो होता है गुनगुनाता था। जिससे सबसे बड़ी बात बहादुर ईमानदारी था साथियों। सबसे बड़ा बात तो ये था कि बहादुर बहुत ईमानदार था। आज के डेट में साथियों इतना ईमानदार कोई मिलता है साथियों। जब उस पर चोरी का झूठा आरोप लगता था साथियों, जब बहादुर पे चोरी का आरोप लगा था तो वह सहन नहीं कर पाता था साथियों। जब बहादुर पे इतना ईमानदार लड़का और उस पर आप झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाते थे तो वो सहन नहीं कर पाता था, काम छोड़ करके चला जाता था साथियों। जब इसी प्रकार से जब निर्मला के रिश्तेदार बहादुर पे चोरी करने का आरोप लगाता है तो उन पे झूठी आरोप लगाता था। जब बहादुर को भगाया गया वहाँ से, बहादुर जब चला गया तो निर्मला का अफसोस हुआ कि बहादुर चोर नहीं था, उस पर झूठी चोरी का आरोप लगाया गया था साथियों। बाद में निर्मला को बहुत अफसोस हुआ। बस यही ऐसा लिख देंगे आप लोग को बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का, तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो कैसे लिखिएगा, बहादुर कहानी का नायक है जिसकी उम्र 13-14 साल है। ठीक ना, कद, गोरा शरीर और चपटा मुंह
वाला बहादुर अपनी माँ की मार के कारण नेपाल से भाग करके नौकरी करता था। अपने काम से दुरुस्त और फुर्तीला है, मार खाकर भी दुखी होता तो वो भुला करके अपने काम में लग जाता था। उसमें मानवीय भावना है, कला की सेहत का भी ख्याल रखता था। वह रात में सोने से पहले धीरे धीरे गीत गुनगुनाता था। सबसे बड़ी बात, बहादुर ईमानदार था। जब उस पे चोरी का झूठा आरोप लगता है तो वह सहन नहीं कर पाता है और वह काम छोड़ करके क्या करता है, चला जाता है कि जहाँ पे इज्जत नहीं वहाँ पर काम करके क्या फ़ायदा। क्लियर साथियों। अब बोर्ड एग्जाम है तो आप लोग लिख दीजिएगा यस या नो, सर लिख देंगे। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 17, ऐसे लड़के जो चलकर गुंडा, चोर और डाकू बनते हैं, प्रसंग व्याख्या करें। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आप लोग लिख करके याद कर लीजिए। आने वाला प्रश्न है साथियों, से ऐसे लड़के आगे चलकर चोर, गुंडा, डाकू बनते हैं, सब प्रसंग व्याख्या करें। साथियों हमारी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 में ये संकलित नलिन बिलोचन द्वारा रचित विष के दांत शीर्षक कहानी के प्रस्तुत पंक्ति उद्धत है। क्लियर साथियों। जैसे बता रहे हैं साथियों वैसे लिखिएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। हमारी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 में संकलित नलिन बिलोचन द्वारा रचित विष के दांत कहानी से प्रस्तुत पंक्ति उद्धत है। सेन साहब द्वारा गिरधरी को सीख और चेतावनी देना था। सेन साहब के अनुसार गिरधरी और सीख को चेतावनी देना था कि सेन साहब कहते हैं कि जो लड़के बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, सेन साहब का कहना था कि जो लड़कों बड़े का सम्मान नहीं करता था उनका कहना ही नहीं मानते, बुरी हरकतों करते थे और माना करने पर भी मारपीट पर उतारू हो जाते थे, वे ही आगे चलकर गुंडे और डाकू बनते। फिर साथियों हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 में संकलित नलिन बिलोचन द्वारा रचित पाठ विष के दांत है और सेन साहब द्वारा गिरधर लाल को सीख और चेतावनी देना था। सेन साहब कहते हैं कि जो लड़के बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, उनका कहना नहीं मानते, बुरी आदतों, बुरे हरकतों और मना करने पर भी मारपीट पर उतारू हो जाते थे, वे ही आगे चलकर गुंडा, चोर, डाकू बनते हैं। क्लियर साथियों। आप लोग का बोर्ड एग्जाम में है तो आप लोग लिख दीजिएगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। और आप लोगों का एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है साथियों। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिए साथियों। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।